Welcome back. This is second part of agriculture development. In this video, we will discuss about green revolution. Before starting this topic, it is my humble request to everyone, please pay more attention in this topic because it is very informative and very important for examination purpose. देखिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो पहली चीज़ हमें करनी पड़ी वो क्या था कि हम एक इक्विटी लेके आए ताकि फार्मर्स मोटिवेट हों फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, और वो अच्छा खासा प्रोडक्शन कर पाएँ। और दूसरा हमने जो मेजर पढ़ा था उसमें क्या था कि भाई एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए जिसकी वजह प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो एक प्रोडक्शन कम था, ये भी बहुत बड़ा कारण था, इसलिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। ग्रीन रेवोल्यूशन करने के पीछे पर्पस क्या? देखो, हिंदुस्तान में जो स्टेग्नेशन है एग्रीकल्चर के अंदर वो कहीं ज़्यादा दिखा। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, 70-75% जो है वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऊपर से हिंदुस्तान के अंदर जो मॉनसून है उस पर जो डिपेंडेंस है वो कहीं ज़्यादा है ना, और जिससे काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम हमें यहाँ पर। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो आउटडेटेड है, और इंफ्रा भी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड की गई, अदर फैसिलिटी भी नहीं है उनके पास में। ठीक है, तो इस सब की वजह से जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम दिखती है एग्रीकल्चर के अंदर। जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे वो काफ़ी लो आपको दिखेगा। इसी वजह से हमें ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो पंजाब के अंदर लेटेस्ट 1960 के आसपास हुआ। तो हम देखते हैं में से मान लेते हैं कि पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 1965 लेके चल दीजिए। ठीक है, 1965 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ और पंजाब में हुआ था। और इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है यहाँ पर? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये नाम याद रख लीजिएगा, ये आएगा एग्जाम के अंदर बकायदा। तो MS स्वामीनाथन है, उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया के अंदर। और पहली बार जो ये रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था वो किस स्टेट में था? वो पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या पहले ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू द यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हैं यहाँ पर जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो HYV सीड का यूज़ करके प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो जब HYV सीड का यूज़ करके आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो हम उसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। अब डेफिनेटली क्योंकि प्रोडक्शन जहाँ पहले बहुत कम होता था उसके मुकाबले यहाँ प्रोडक्शन में काफ़ी स्पीड दिखेगा, काफ़ी एक हाइक दिखने वाला है, तो इसलिए हम इसे रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। और क्योंकि हम क्रॉप की बात कर रहे हैं, फार्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसे ग्रीन बोल रहे हैं, तो यहाँ से क्या नाम पड़ गया? ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया इस जगह से। In the Kharif season 1966, India adopted HYV program, high yielding variety program for first time. पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने कहा था 1965 पहली बार, याद रखिएगा 65 पंजाब में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें क्या था? इसमें हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का इस्तेमाल किया, हमने इरिगेशन फैसिलिटी को और ज़्यादा एडिक्वेट किया, अच्छा किया, उसके लायक बनाया, और हमने फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का भी यहाँ इस्तेमाल करने की बात की इस जगह पे। देखिए, जब भी HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है तो उसे ना और सीड्स के मुकाबले, बेसिक सीड्स के मुकाबले ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वहाँ पे फैसिलिटी इरिगेशन की काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो है HYV सीड जो है उस पर पेस्ट अटैक बहुत जल्दी होता है, इसलिए भी हमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है उस जगह से। तो ये पूरा कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है इस जगह पे। तो ये प्रोसेस जो कॉम्बिनेशन है यही ग्रीन रेवोल्यूशन है। इन दिस वे अ न्यू टेक्नोलॉजी वॉज ग्रेजुअली अडॉप्टेड इन इंडियन एग्रीकल्चर। दिस न्यू स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज मॉडर्न एग्रीकल्चर और ग्रीन रेवोल्यूशन। हम इसे क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, HYV सीड्स मेन रीज़न फॉर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो मेन कारण था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो मेन कारण था उस समय, वो बिकॉज ऑफ HYV सीड की वजह से हुआ है। HYV सीड एक मिरेकल की तरह वहाँ पे काम किया, एक चमत्कार सा हुआ उस जगह पे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को हाइट्स मिला, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी जो पर एकड़ कैपेसिटी थी प्रोडक्शन की कहीं ज़्यादा बढ़ गई।
ठीक है, विद यूज ऑफ HYV सीड्स द यील्ड मल्टीप्लाई ऑन एन एवरेज 3 फोल्ड ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया एग्रीकल्चर यहाँ पे। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जितना पहले होता था, अब इसी वजह से जो हम पहले पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में क्या था, सब्सटेंशियल फार्मिंग हो गई थी, अब वो फार्मिंग क्या हो जाएगी, अब वो कॉमर्शियल होना स्टार्ट होगी, हम लोग उसे मार्केट बेचना स्टार्ट कर देंगे जगह से, जिससे बेनिफिट मिलेगा, फार्मर्स ज़्यादा कमा पाएगा, ज़्यादा बेच पाएगा, जिससे उसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएगा। तो ये सभी उसका पॉजिटिव पॉइंट इस जगह पर बताया गया है। लेकिन HYV सीड जो है उसे क्या चाहिए, मैंने बताया उसको ना अदर जो बेसिक सीड्स है उसके मुकाबले ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ भी अच्छी ड्रेनेज फैसिलिटी होगी या वाटर सप्लाई की फैसिलिटी होगी, वहीं पे इस सीड का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, ऑर्डिनरी सीड से कंपैरेटिवली HYV सीड्स को एक हैवी केमिकल डोज की रिक्वायरमेंट होती है, 4 से 10 टाइम ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए इस जगह पे। ठीक है, अब ये एक नेगेटिविटी भी है इसकी, अभी याद रखिएगा कि 4 से 10 टाइम ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए उसके एक लार्जर पॉसिबल प्रोडक्शन के लिए, हमें क्या करना है, 4 से 10 टाइम ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो एक इंडियन फार्मर है वो तो इतना कैपेबल है ही नहीं। अगर आपको एक बहुत बड़ा हैवी डोज लेना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र के लिए खरीदना पड़ेगा लगाने के लिए, आप बीज तो ले आएंगे लेकिन वो बीज काम ही नहीं करेगा, वो HYV सीड्स काम ही नहीं करेंगे अगर पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, उनको फर्टिलाइज़र नहीं मिला टाइम पर, और फर्टिलाइज़र भी उसको बेसिक नीड से कहीं ज़्यादा चाहिए, उसको हैवी डोज चाहिए उस जगह पे, तो उसके लिए क्या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है ना, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हर एक तो फार्मर से अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी फार्मर्स को उस सीड्स को खरीदने के लिए, ऊपर से उसको फाइनेंशियल सोर्सेज भी देगी ताकि वो क्या करे, हैवी डोजेस ले सके, उससे मतलब खरीद सके फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड की हैवी जो परचेज वहाँ पर कर सके, ताकि वो उसे अपनी खेती में इस्तेमाल करे। तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए इंडियन फार्मर्स को 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। पहला तो एक बहुत बढ़िया इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो उनको, ताकि सिंचाई अच्छी ढंग से हो सके, पानी अच्छा मिल जाए खेतों में। दूसरा, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है, ताकि वो फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड्स को खरीद सकें। जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था वो हिंदुस्तान में 2 फेज़ में इंट्रोड्यूस किया गया। पहला फेज़ जो चला वो मिड 60s से लेकर 70 तक चला, और जो दूसरा फेज़ चला वो मिड 70s से लेकर 80 तक चला। जैसे मैंने पहले कहा कि 1965 में, हाँ देखते हैं कि 1965 में पहली बार ये पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर हम देखें तो पहला फेज़ था वो कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन जगह पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। मैंने पहले कहा है कि देखो HYV सीड्स को ज़्यादा पाने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप ऐसे स्टेट्स को देखेंगे आप जहाँ डेफिनेटली इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी खासी हो सके। ठीक है, तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स में पहली बार इस सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ ये प्रोग्राम चलाया गया, और जब वहाँ से सक्सेस मिल गया, उसका रिजल्ट अच्छा आया, तो उसके बाद हमने सेकेंड फेज चलाया मिड 70 से लेकर 80 तक, जिसमें हमने उसे लार्ज नंबर पे हर एक स्टेट के अंदर स्टार्ट किया ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। उसके जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा, तो सबसे बड़ा जो मेन इफेक्ट है वो जो आप लिखेंगे वो क्या है भाई, डेफिनेटली मैंने कहा था कि पहले हम ना सब्सटेंशियल फार्मिंग करते थे, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, फिर कॉमर्शियल फार्मिंग करेंगे, उसे बेचेंगे। तो सबसे पहला और मेन जो यहाँ पे इफेक्ट हुआ कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हम फूड में खुद मतलब प्रोड्यूस करने लगे, जिसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंस है अदर कंट्री पर, लाइक अमेरिका, USA, अदर नेशन में डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। और जितना हम सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, तो मैंने पहले बताया कि जो पॉलिटिकल इंटरफेयर होगा या जो फॉरेन इंटरफेयर होगा अदर नेशंस का, वो हमारे नेशन में कम होगा। तो ये एक बेटर और बहुत बेस्ट इफेक्ट है इस जगह हुआ है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एक्सेस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, और उससे क्या हुआ, मार्केटेबल सरप्लस हुआ। तो पहले जानिए कि मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है। मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजप्शन रिक्वायरमेंट। देखो, पहले फार्मर ओन कंजप्शन रिक्वायरमेंट यानी सब्सटेंशियल फार्मिंग करता है, लेकिन जब उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग सामान से ज़्यादा मिलता है, तो जो एक्सेस मिला है वो उसे मार्केट में सेल करता है। तो सरप्लस यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट, है ना। तो ये क्या हुआ, मार्केटेबल सरप्लस हुआ।
पहले वो जितना उसे रिक्वायरमेंट था, ठीक है, पहले से रिक्वायरमेंट था 2 आइटम्स का, हम इसे समझते हैं भाई उसे 2 आइटम की रिक्वायरमेंट्स थी पहले, ठीक है, लेकिन अब क्या है वो 2+3 प्रोड्यूस करने लग गया यहाँ पर, यानी 5 प्रोड्यूस करता है। तो अब वो क्या करेगा, वो 2 तो अपने लिस्ट में रखा, जो एक्सेस हुआ वो उसे मार्केट में बेचेगा। यही मार्केटेबल, ये 3 जो यहाँ पे यही मार्केटेबल सरप्लस है। जो एक्सेस उसका मिला वो जो मार्केट में बेच पाएगा वो मार्केटेबल सरप्लस है। और जितना ज़्यादा मार्केटेबल सरप्लस आएगा उतना ज़्यादा वो इनकम को ग्रो कर पाएगा, उतना ज़्यादा उसके पास इनकम आएगी, है ना। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने पढ़ा था 3 फोल्ड्स में, यानी 3 गुना कहीं ज़्यादा मल्टीपल के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन आ गया, ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं उस मार्केटेबल सरप्लस को ले पाए और उसे मार्केट में बेच पाएंगे। और इसी की वजह से इकोनॉमी में एक नया चेंज देखने को मिलेगा, इकोनॉमी बदल सी जाएगी आपकी, ठीक है। जहाँ पहले इकोनॉमी आपकी फूड ग्रेन को इंपोर्ट करती थी, अब वो क्या करेगी, अब वो एक्सपोर्ट करेगी। तो एक नया फेस नेशन का सामने आ जाएगा। Fortunately, a good proportion of rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmer in the market. और इससे जो प्रोडक्शन में स्पेशली राइस एंड वीट के प्रोडक्शन में काफ़ी तेजी देखने को मिली। बफर स्टॉक होता है, इसी की वजह से बफर स्टॉक क्रिएट किया गया। बफर स्टॉक क्या होता है, जो गवर्नमेंट रखती है अपने पास स्टोर के अंदर, ताकि वो कभी किसी प्रॉब्लम के समय पे उस स्टॉक को निकाल के या फिर जो नीडी पर्सन उसको दे सके, ठीक है। तो उसे हम बफर स्टॉक बोलते हैं, जो गवर्नमेंट रखती है किसानों से सामान खरीद के वो स्टॉक में रखती है। और जब भी कोई आपदा आती है या फिर जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का, वो इसी बफर स्टॉक से होता है। तो जितना ज़्यादा नेशन के पास बफर स्टॉक होगा उतनी ज़्यादा उसकी फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा, उतना ज़्यादा फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है उससे वो लड़ पाएंगे, जैसे अभी हो रहा है। अभी नेशन के पास बफर स्टॉक बचा है, तभी तो नेशन गरीबों को बांट पा रही है, तभी तो राशन उनको मिल पा रहा है उस जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। तो यही फ़ायदा होता है। तो ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, ज़्यादा प्रोडक्शन से क्या होगा, आप गवर्नमेंट एक बफर स्टॉक क्रिएट कर पाएगी। लेकिन जब देखो, जब नॉर्मली जब ओन कंजप्शन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो क्या सेल करोगे, क्या बचाओगे फ्यूचर के लिए, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से दोनों चीज़ हो गई आपकी, आप सेल्फ सफिशिएंट भी हो गए, आप मार्केटेबल सरप्लस लेके इनकम भी ग्रो कर रहे हैं अपनी, साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर के लिए स्टॉक भी कर रहे हैं उस जगह पे, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो लो इनकम ग्रुप था उसको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिला। जहाँ पहले लो इनकम ग्रुप जो फार्म में थे वो सब्सटेंशियल फार्मिंग करते थे, अब वो लोग धीरे धीरे मार्केट में सामान को बेचना स्टार्ट करेंगे, उससे अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और बेनिफिट कमाएंगे उस जगह से। तो इस कंपैरेटिवली उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा इस जगह से मिला। लेकिन इसके साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन का रिस्क भी बेयर करना पड़ा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन का नुकसान भी हुआ है। क्यों? जब आप किसी चीज़ को एक्सेस इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली उसका नुकसान देखने को मिलेगा। While the nation had the immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from risk. Definitely, risk कहीं ज़्यादा देखने को मिला। मैंने क्या बोला, HYV सीड्स जहाँ प्रोडक्शन को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, वहीं दूसरी ओर उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको पहले से ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड है ना। तो वो भी एक नेगेटिविटी दिखेगी आपको जगह से। दूसरी बात, आपको उसके लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए। मैंने क्या बताया, 4 से 10 टाइम ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र चाहिए, आपको पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि HYV सीड्स को रिस्क होता है। किस चीज़ का रिस्क होता है? पेस्ट अटैक का रिस्क होता है। The HYV crop were more prone to attack by the pest. So there was a risk that small farmer who adopted this technology could lose everything in a pest attack. तो अगर पेस्ट अटैक होता है तो उनका सब कुछ छिन जाएगा। देखो अभी जैसे हो रहा है, आप सुनी हुए न्यूज़ के अंदर कि टिड्डियों का अटैक हो रहा है उस जगह से, ठीक है। पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान में आ गया, राजस्थान गुजरात से होते हुए, ठीक है, राजस्थान सॉरी वहाँ से होते हुए आ गया हिंदुस्तान के अंदर। तो उससे क्या है, नुकसान होगा फार्मर का। नुकसान क्या होगा? देखो पहले जहाँ उनका जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ स्टार्टिंग में, जितना उन्होंने पैसा लगाया इनिशियल टाइम पे क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो पहले ऑर्डिनरी सीड्स के मुकाबले HYV सीड्स में कहीं ज़्यादा होता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करना, ज़्यादा महंगा HYV सीड्स का आना, बहुत चीज़ें इस जगह से, जिससे उनका जो फ्यूचर है दाव पे लगा होता है। और एकाएक अगर पेस्ट अटैक होगा तो सारी फसल ख़त्म हो जाएगी और जिससे बहुत बड़ा नुकसान उनका उठाना पड़ेगा। फसल तो जाएगी, आगे फ्यूचर मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। फाइनेंशियल जो उन्होंने लोन वगैरह लिए होंगे, जो वहाँ से उन्हें डेप्ट पे होगा, वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा उनके ऊपर से,
ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ नेगेटिविटी भी आती है इस जगह से. However, the risk of the considerably reduced by the service rendered by the research institute established by the government. रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, इससे क्या है, इनकम में इनइक्वालिटी का रिस्क आएगा. देखो जो छोटे फार्मर हैं वो तो खरीद नहीं पाएंगे फर्टिलाइजर को, ठीक है, पेस्टिसाइड ले नहीं पाएंगे. जो बड़े फार्मर हैं वो ले पाएंगे. तो बड़े फार्मर ज़्यादा पैसा रिड्यूस होगा, एक अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं उस जगह से. उनका एक इनकम कहीं ज़्यादा बढ़ेगा. जहाँ 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इनकम में भी ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगा उस जगह से. तो बड़े फार्मर और बड़े बन जाएंगे, और छोटे फार्मर उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे तो वो उस लेवल पे रह जाएंगे, उनकी लेवल जो ग्रोथ है वो कम दिखेगा. इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको इस जगह पे, अ डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर. ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ बताई गई, ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है. However, due to the favorable step taken by the government, these fears did not come true. The government provided loan at a low interest rate to the small farmers so that they could have also access to the needed input. Since the small farmer could obtain the requirement input, the output on small farmer equaled the output on large farms in course of time. As a result, the green revolution benefited the small farmer as well as richer farmer. ये नॉर्मली बाद में बात कंक्लूड करने के लिए कही गई है कि दोनों फार्मर को सेम बेनिफिट मिल पा रहा है सब्सिडी की वजह से, या फिर उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पे लोन लेने की वजह से उन्हें बेनिफिट मिल जाता है फर्टिलाइजर खरीदने का, परचेज कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी को, ठीक है, और वो भी ग्रोथ ले सकते हैं. लेकिन इसका नुकसान भी पड़ेंगे. लास्ट कंटेंट है आज के टॉपिक का, डिबेट ओवर द सब्सिडी टू एग्रीकल्चर. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से इस क्वेश्चन के लिए, तो आप ध्यान से इस टॉपिक को मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिए इस टॉपिक के लिए. सब्सिडी के बेस पर यहाँ डिबेट चलता है इकोनॉमिक्स के बीच में मोस्टली, कि कुछ लोग फेवर में कुछ अगेंस्ट में कि सब्सिडी देनी चाहिए थी या अब नहीं देनी चाहिए, क्या कंडीशन है. तो सब्सिडी होता क्या है, सब्सिडी इज अ कंटेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स दैट अ फार्मर गेट द इनपुट एट द लोअर प्राइस इन द मार्केट प्राइस. सब्सिडी बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट प्राइस से कंपैरेटिवली आपको लोअर प्राइस देना पड़े, ठीक है, तो उसे सब्सिडी कहते हैं. एक्चुअली क्या होता है, जो अमाउंट होता है वो बाकायदा फर्म को पे ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है उस पर कुछ रिड्यूस कर देती है, गवर्नमेंट आपके बदले पे करती है. दैट पॉइंट समझ लेते हैं एक चीज़ को. यहाँ पर कोई सामान 10 रुपये का है यहाँ पर, ठीक है, और गवर्नमेंट इस पर 2 रुपये की सब्सिडी देती है, तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा उस चीज़ का 8 रुपये, ठीक है, लेकिन आपके बदले गवर्नमेंट ये पेमेंट देगी फर्म को. तो जो बर्डन है आपके ऊपर, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करेंगे, जो परचेजर, उन पर जो बर्डन होगा वो कम हो जाएगा. तो सब्सिडी का क्या होता है बेनिफिट, जितना ज़्यादा सब्सिडी मिलेगा उतना ज़्यादा कंज्यूमर सामान को लेने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा बिकेगा सामान में. ड्यूरिंग द इनिशियल फेज में क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते वक्त में एक नई टेक्नोलॉजी थी, और नई टेक्नोलॉजी सब डरते हैं भाई क्यों अपनाएं क्यों नहीं अपनाएं, ठीक है, तो उसे प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देना पड़ा, ठीक है, और उसकी वजह से HYVC टेक्नोलॉजी लेके आना है मार्केट में, उसे देना है, तो सब्सिडी इस वजह से देकर उसे एक फैमिली करना पड़ा कि भाई लोग इसको ले लें, आसान सस्ते मिल रहा है उन लोगों की जगह से. धीरे धीरे क्या हुआ कि दो गुट बन गए यहाँ इकोनॉमिस्ट के, और इकोनॉमिस्ट में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं देनी चाहिए. तो पहले देख लेते हैं कौन कौन फेवर में सब्सिडी के. जो लोग फेवर में सब्सिडी के वो लोग कहते हैं The government should continue the agriculture subsidy as farming in India continue as be a risky business. देखो आज भी जो फार्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, आप खुद देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है. कभी मॉनसून प्रॉपरली नहीं आता तो फसल ख़राब हो जाती है, ठीक है, कभी अब देखिए मैं टिड्डी दल का अटैक हो गया तो फसल ख़राब हो जाती है. तो आज भी जो एक फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, बहुत ही रिस्की बिजनेस है. तो इसमें अगर हमें इसे प्रमोट करना है, आगे भी इसे और बढ़ाना है, तो हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी. तो लोग इसलिए फेवर करें इस चीज़ में. मेजॉरिटी ऑफ दी फार्मर्स आर वेरी पुअर, बहुत से फार्मर हैं जो बहुत पुअर हैं, और वो लोग क्या है इस तरह की चीज़ों को जो टेक्नोलॉजी है उसे अफोर्ड नहीं कर सकते. इसलिए उनको अगर प्रोवाइड करना, उनको ये टेक्नोलॉजी दिलवानी है तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, ठीक है. हाँ, एक जो है कि अगर आप सब्सिडी नहीं देते हैं, अगर आप सब्सिडी नहीं दे पाएंगे तो उससे क्या होगा, आप जो अपना जो गोल लेके चल रहे हैं इक्विटी का, ठीक है, वो वायलेट हो जाएगा.
जो ऑलरेडी जो रिच फार्मर हैं, जो बड़े फार्मर हैं, वो टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर लेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा इनकम कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो पुअर फार्म है, पुअर रह जाएंगे। तो जो आपको जो गैप कम करना था, वो गैप कम करने की जगह गैप तो बढ़ता दिखेगा इस जगह से, ठीक है। तो इसलिए वो लोग फेवर करें सब्सिडी होनी चाहिए। तो वो लोग क्या क्या बोल रहे हैं, एक तो रिस्की बिजनेस लिए सब्सिडी होनी चाहिए ताकि फार्मर मोटिवेट होता है उसके लिए, ठीक है। दूसरा वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जो पुअर फार्मर है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इस चीज़ के लिए, तो सब्सिडी देते रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं ये सब्सिडी अपने हटा दिया तो आप जो अपना गोल लेके चल रहे हो, गोल ऑफ इक्विटी का, वो तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, तो इसे सब्सिडी देना चाहिए। नाउ लास्ट में क्या कंक्लूजन करते हैं, इन द ब्रीफ द सब्सिडी इन इंडिया आर नेसेसरी फॉर द पुअर एंड स्मॉल फार्मर टू अनेबल देम टू मेक द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, modern agriculture technique. Necessary steps should be taken to ensure that only poor farmers enjoy the benefit. ठीक है, बड़े फार्मर उस बेनिफिट को ना एंजॉय कर पाए और पुअर फार्मर जो है उस बेनिफिट को एंजॉय करें, ऐसी एक कंडीशन बना देनी चाहिए, ठीक है। तो ये लोग फेवर में है सब्सिडी के, लेकिन ये लोग भी चाहते हैं कि जो एक ऐसा फिक्स किया जाए सिस्टम जिसके अंदर पॉलिसी बनाई जाए जिसके बेस पर पुअर फार्मर को बेनिफिट मिले, जिनको एक्चुअल में उनको रिक्वायरमेंट है उस सब्सिडी की, उन्हें सब्सिडी मिले। जो अगेंस्ट में वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो अगेंस्ट में वो लोग बोल रहे हैं कि भाई एक्चुअली में आपने इस सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट क्यों स्टार्ट किया था, आपने जो सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था वो आप चाहते थे ताकि जो फार्मर्स हैं वो HYV सीड की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, उसको इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी को। देखो अब तो ऑलरेडी हो रहा है, लोग इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी को, तो अब यहाँ से सब्सिडी को हटा देना चाहिए, यानी काफ़ी लंबा टाइम हो गया, यानी जिस मकसद से आपने सब्सिडी को इंट्रोड्यूस किया था वो मकसद तो कंप्लीट हो गया, तो आप सब्सिडी देने का फ़ायदा क्या है, क्यों उसे गवर्नमेंट पे बर्डन बनाया जा रहा है, इसको हटा देना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि जो आप करना चाहते थे, जो आप एक्चुअली में आप इक्विटी लेके आना चाहते थे, वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, ठीक है। आपका जो पुअर स्मॉल फार्मर है, जो आपका मेन टारगेट ग्रुप जिसे आप देना चाहते हो सब्सिडी, उसको तो सब्सिडी मतलब कोई बेनिफिट ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो भी दिक्कत है यहाँ पे, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है बड़ी आसानी से, ठीक है, वो लोग भी सब्सिडी ले लेते हैं, तो वो कंप्लीट का मतलब गैप आज भी बरकरार है। तो ये लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स में ये बोल रहे हैं कि भाई आप क्या करो कि भाई सब्सिडी को जो है आपका जो टारगेट है वहाँ तक तो जा ही नहीं रहा, तो क्यों फाइनेंशियल गवर्नमेंट बर्डन ले, सब्सिडी को हटा देना चाहिए। अगर आप दोनों को कंक्लूड करो तो देखो एक ही चीज़ निकलती है, दोनों यही बात बोल रहे हैं कि सब्सिडी जो एक्चुअली में टारगेट ग्रुप है, जो पुअर फार्मर है, उसको मिलना चाहिए। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ कि जो बिग फार्मर्स हैं जो उसका इन्जॉय करें उस चीज़ को, वो उनका ख़त्म हो जाए, ठीक है, और जो एक्चुअली में नीडी हैं, जो जिनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनको उस चीज़ की बेनिफिट डायरेक्टली मिले, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे जो ह्यूज बर्डन पड़ता है सब्सिडी का, वो सही जगह जाए और उसका बेनिफिट उनको मिले उस जगह से, और गवर्नमेंट का बर्डन थोड़ा कम हो उस जगह पे, ठीक है। तो इसलिए बात यहाँ पे कही जाएगी इस चीज़ के लिए। लास्ट में कुछ लास्ट कंक्लूजन दे रहा है इस जगह पे कि क्या कंक्लूजन है, देखो डेफिनेटली लैंड रिफॉर्म या ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी अचीवमेंट मिला है, हम जो इंडिया है उसके बाद में सेल्फ सफिशिएंट हो पाया है, ठीक है। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया है, आपको अपना लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा इस जगह से। बहुत से लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए इस पर काम करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर काम करते रहना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक और जो नुकसान देखा गया है वो बहुत ज़्यादा है, आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत से फार्मर जो हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है जो समझ पाएँ, तो वो उससे क्या होता है, एक नुकसान हो रहा है कि वो लोग एक्सेस यूज़ कर लेते हैं पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का या फर्टिलाइज़र का एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, बहुत डिजीज़ प्रमोट हुए हैं। आप खुद देख लिए पंजाब में जो हालत है इस समय, ठीक है। इसमें कुछ एक दो वीडियो वगैरह देख रहा था जहाँ साफ दिखाया गया था कि पंजाब से एक बाकायदा एक ट्रेन चलती है जो एक्चुअली कैंसर ट्रेन के नाम से फेमस हो गई है, उसमें बहुत से कैंसर के मरीज जाते हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। और वो उसका मेन जो कारण है उसी को बता रहे हैं कि जो एक्सेस यूज़ हो रहा है वहाँ फर्टिलाइज़र का, केमिकल फर्टिलाइज़र का, उसकी वजह से खान पान के अंदर आ रहा है सिस्टम, वो प्रमोट हो रहा है, तो ये थोड़ी दिक्कत वगैरह हुई है, देखो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे तो ग्रीन रेवोल्यूशन से एक अच्छा ग्रोथ हुआ है, एक अच्छा बेनिफिट मिला है, हम लोग सबसे बड़ी बात की सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं, फूड ज़्यादा ग्रो कर पाए हैं, जिससे जो डिपेंडेंस है अदर नेशन में कम हो गया है, ठीक है। पहले के मुकाबले जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन कर पाते हैं, तो ये सभी बातें यहाँ पर बताई गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से पढ़कर इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, कर लीजिएगा इस चीज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज के लिए आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ इस चीज़ पे। एक तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस चीज़ पे कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन इन द कमेंट सेक्शन, जिसे हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। एंड राइट द वन थिंग मोर अबाउट द इफ यू नो एनीथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द MS स्वामीनाथन, देन ऑल्सो राइट इन कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, तो मैंने आपको आज 2 यहाँ पे काम दिया है। ठीक है, इन दोनों को कीजिएगा, आपकी नॉलेज ही इंक्रीज होगी इस चीज़ से। एक तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फाइंड इट, उसको जानिए कौन है वो। ठीक है, दूसरा अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा जान पाए MS स्वामीनाथन के बारे में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए। तो 2 पॉइंट्स मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा काम कीजिए। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।